आधुनिक युग के चर्चित लोगों के बीच समादृत व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कर कमल हो गए हैं निबंध को देखते हैं। इस निबंध में गहरा राजनीतिक व्यंग छिपा हुआ है। लेखक जो है राजनीतिक पाखंड पर चोट करता है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने उन नेताओं और स्वघोषित विशिष्ट लोगों पर गहरा कटाक्ष किया है जो सत्ता पाते ही सत्ता के मद में उनको इतना घमंड हो जाता है, इतना नशा हो जाता है कि वो आम जनता को भूल जाते हैं, उसके दुख दर्द को भूल जाते हैं, उनकी समस्याओं को भूल जाते हैं। दूसरा अर्थ है ये कर कमल का कि उनके हाथ जैसे कमल हो गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी प्रसिद्ध या पॉपुलर नेता द्वारा किसी चीज का शिलान्यास कराना, जैसे किसी पुल का, किसी स्कूल का, तो उनको सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है। वो योग्य हैं या नहीं है, लेकिन जनता में, समाज में एक सम्मान है, इसलिए ऐसे लोगों को बुला करके फीता काटने के लिए, भाषण देने के लिए, इन औपचारिकताओं को निभाने के लिए उनको बुलाया जाता है। दफ्तरी समाज के बारे में जो लेखक कहता है कि समाजवाद जो है जनता के संघर्ष के बजाय सिर्फ सरकारी दफ्तरों, फाइलों, नेताओं के भाषणों के माध्यम से आएगा तो वह एक बेमानी ऐतिहासिक घटना बनकर रह जाएगा। दूसरा है कथनी और करनी में अंतर। इस निबंध का एक मशहूर पंक्ति है कि वे कर कमलों से उद्घाटन करने जाते हैं और मुख कमल खोलते हैं तो माइक की तबीयत चांटा जड़ देने की होती है। इससे यह पता चलता है कि नेताओं की बातें कितनी खोखली होती है और जनता को गुमराह करने वाली होती है। तो यह एक विडंबना है इस देश की, खासतौर पर हमारे देश की। इसमें जो राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट दोनों तरह की, वो समय के ऊपर निर्भर करता है। हरिशंकर परसाई ने जब इस निबंध की रचना की थी उस समय भी समाज ऐसा ही था जैसा 2026 में है। इसीलिए पाठ्यक्रम में हरिशंकर परसाई को लगाया गया। तो आइए पढ़ते हैं। कर कमल हो गए। पिछले महीने से अपने हाथ भी कमल हो गए हैं। मेरे पास 3 कॉलेजों के समारोहों के निमंत्रण पत्र रखे हैं जिनमें श्रीमान या श्रीमती जी से कहा गया है कि उद्घाटन इस अकिंचन के कर कमलों से होगा। यह मैं कर भी आया। चरण कमलों से मंच पर चढ़ा, कमल नयनों से लोगों को देखा, कर कमलों से फीता काटा और मुख कमल से भाषण दे डाला। सारा कुछ कमलमय हो गया। उन लोगों ने सिर्फ हाथों को कमल कहा था कि आपके कर कमलों से इसका शिलान्यास हो, उद्घाटन हो। मैंने शरीर भर को ही कमल बना लिया। ऐसा देवताओं का होता था। राम के तो नाखून तक कमल के थे। देवताओं का एक काम तो मैं भी करता हूँ, आकाशवाणी करता हूँ, रेडियो से बोलता हूँ और रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी है। यूं मैं विनोबा भावे से ज्यादा गांधीवादी रास्ते पर चलता हूँ। जिस रास्ते से रोज निकलता उसका नाम भी महात्मा गांधी मार्ग है। नाम से आदमी तर जाता है। तरने का मतलब जैसे बैकुंठ पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उल्टे नाम तक से तर जाता है। कोई मरा मरा चिल्ला रहा तो राम ने उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। बड़े आदमी छोटा एहसान करके प्रोपेगेंडा स्टंट साधते हैं। वैष्णव इस स्टंट को समझे ही नहीं और स्तुति गाने लगे। मेरे एक दोस्त के कर भी कमल हो गए हैं। मुझसे कुछ बेहतर क्वालिटी के व्यंग की लाइन साफ साफ यहाँ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वे 5 उद्घाटन इस मौसम में कर चुके हैं। लेखक ये कह रहा तो मैंने तो 3 ही उद्घाटन किया था, लेकिन इनके दोस्त जो कुछ बेहतर क्वालिटी के हैं उन्होंने तो 5 उद्घाटन कर डाला। वे मेरे हाथ उलट पुलट कर देखते हैं और मैं उनके देखता हूँ। वे कहते हैं यार दोनों के हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए? यह क्या बात है? सचमुच यह बात क्या है? मैंने भरसक कोशिश की है कि हाथ कमल न हो जाएं। हथेली पर मैंने कांटे बोए हैं, मगर न जाने क्या हुआ कि कर एकाएक, कर का मतलब हाथ, कर एकाएक कमल हो गए। अब मैं परेशान हूँ। जिनके हाथ मुझसे पहले कमल हो गए उनकी दुर्दशा मैं देख रहा हूँ। वे कर कमलों से उद्घाटन करने जाते हैं और मुख कमल खोलते हैं तो माइक की तबीयत चांटा जड़ देने की होती है। अभी वह जब्त किए हैं, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब माइक मुख कमल में घुसकर टेटरी बंद कर देगा। कर कमल वाले मुंह खोलते हैं कि लड़के चिल्लाते हैं भाषण नहीं, नौकरी दो। वे संभल कर कहते हैं यह देश तुम युवकों का है। लड़के चिल्लाते हैं बकवास बंद करो। वे कहते हैं इस देश का तुम्हें निर्माण करना है। लड़के कहते हैं चुप रह बे। वे कहते हैं हमें तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। लड़के चिल्लाते हैं शट अप। वे घेराव, नारे, जूता फेंक और
कभी पिटाई भी करते हैं। ये कमल अब कॉलेजों में जाने से डरने लगे हैं। उद्घाटन करने वालों का टोटा पड़ने लगा है। डर के मारे कौन जाएगा पीटने के लिए। जूता मारने वालों को कमल तो चाहिए ही, अब मुझ जैसे लोगों के कर कमल बना दिए गए हैं। सार्वजनिक जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आदमी कमल हो जाता है, फिर ऐसा वक्त आता है जब कमल पर जूते पड़ते हैं। अखबार में यह जिनका चित्र है उनके हाथ पिछले 15 सालों से कमल हैं। सैकड़ों निमंत्रण पत्र इनके प्रमाण हैं। कल ही एक विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी बातें कहते हुए वे पिट गए। आजकल देख रहा हूँ कि अच्छी बातें कहने वाले ज्यादा पिट रहे हैं। अब अच्छी बातें कहने का हक किसी को लोग देना नहीं चाहते। जिस देश में अच्छी बातें कहने से आदमी पिट जाए, उसमें अच्छी बात कहने वालों ने क्या गजब न किया होगा। कल मुख कमल से अच्छी बातें कहते हुए जो पिट गए थे, वे इस चित्र में मुस्कुराते हुए पालम हवाई अड्डे पर विदेशी अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। विदेशी राज अतिथि की मुस्कान इतनी अच्छी है कि लगता है वे भी अपने देश में पिटकर हवाई जहाज में बैठे होंगे। बिना पीटे ऐसी अच्छी मुस्कान आ ही नहीं सकती। यह हमारा पीटकर मुस्कुराने वाला बता रहा है। इस देश में यह बड़ी अजब बात है कि जो जितना पीटता है वह उतना ही अच्छा मुस्कुराता है। विदेशी राज अतिथि से अपना यह कमल वाला क्या कह रहा है? वह जो कहता है अखबारों में नहीं छपता। वह कहता है, साहब हमारी शर्म अब 20-22 साल की जवान लड़की हो गई है, मगर वह नंगी रहती है। कौन? शर्म। जब आप आते हैं तो आपकी मुस्कान पर रेशमी साड़ी अपनी नंगी शर्म को पहनाकर आपके सामने पेश करते हैं। आप इससे शादी कर लीजिए। यह पूर्ण शीलवती है। हमने हर चीज का शील भंग हो जाने दिया है, पर शर्म के शील की रक्षा की है। इसके बाद वह अपने कर कमलों से 2 दर्शनी हुंडियां निकालेगा, एक चीन की और दूसरी पाकिस्तान की, और फौरन भुगतान करा लेगा। फिर वह किसी जादू से चीन और पाकिस्तान के बच्चों को डराने के बाबा बना लेगा। बच्चे भूख के कारण रोएंगे तो वह कहेगा, चुप सो जा, बाबा आ रहा है। बाबा आ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान पकड़ कर ले जाएंगे। बच्चे डर से भूख को मारकर सो जाएंगे। विदेशी फिर कहेगा, आपके देश की महान संस्कृति है। अपना कमल कहेगा, संस्कृति की हड्डी को अब कुत्ते चबाते घूम रहे हैं। संस्कृत की हड्डी कुत्ते का जबड़ा फोड़कर उसका खून उसी को स्वाद से चटवा रही है। हाँ, हम विश्व बंधुत्व भी मानते हैं, यानी अपने भाई के सिवा बाकी दुनिया भर को भाई मानते हैं। ये कमल अब पुलिस की सुरक्षा में मिलते हैं। यह नई किस्म का कमल इस देश में पैदा हुआ है जो तभी खिलता है जब आसपास पुलिस हो। वनस्पति शास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। नृतत्व शास्त्रियों के काम का यह नहीं है, क्योंकि यह आदमी नहीं कमल है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, सूर्यास्त पर बंद हो जाता है। यह नया कमल पुलिस को देखकर खिलता है, पुलिस न दिखे तो मुरझा जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बाएं पुलिस, दाएं पुलिस, और बीच में यह कमल मुस्कुराता चला जाता है। एक सूखा सरोवर है जिसमें खाकी लहरें उठ रही हैं। खाकी लहरों के बीच यह कमल खिलता है। तो साहब यहाँ प्रशासन भी आ गया है। अब आगे चलते हैं। जब लोग करों को कमल बनाने पर तुले ही हैं तो अपने बारे में चिंता हो गई। कैसे यह रोल निभेगा? एक तो मैं हरगिज अच्छी बातें नहीं कहूंगा। इस देश का आदमी लगातार अच्छी बातों से मारा गया है। बहुत लोगों का ख्याल है कि जवाहरलाल शेरवानी में गुलाब का फूल न खोसकर भटकटैया का खोसते तो ज्यादा अच्छा होता। लगातार अच्छी बातों से मारा, सुंदर फूल से मारा। मैं अगर अपने मुख कमल से कोरी बातें करूं तो सामने बैठे लोग मुझे फौरन जूता मार दें, मगर बहुतों के पैरों में जूते ही नहीं है। वे क्या मारेंगे? संविधान में जूते मारने की बुनियादी अधिकार तो होना ही चाहिए। आदमी के पेट में अन्न ना हो, शरीर पर कपड़े ना हो, पर पाँव में जूता जरूर होना चाहिए, जिससे वह जब चाहे बुनियादी अधिकार का उपयोग कर सके। मैं कोई अच्छी बात नहीं कहता। मैं तो उद्घाटन को भी बुरा शब्द मानता हूँ। साहित्य में जो अपने को विद्रोही पीढ़ी कहती है, उसके एक संकलन का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुला लिया गया था। मैंने देखा वैसा ही सुनहला निमंत्रण पत्र। उसमें वही उपस्थिति में शोभा बढ़ाने की बात, पुस्तक पर रंगीन कागज और उस पर बंधा वही रेशमी पीला फीता जिसमें विद्रोही पीढ़ीपन कहाँ है। मैंने माइक हाथ में लेते हुए कहा, विद्रोही पीढ़ी का उद्घाटन समारोह नहीं, विस्फोटन समारोह होना चाहिए। निमंत्रण पत्र पर होना चाहिए। हमारे काव्य संकलनों का विस्फोटन अमुक वक्त पर होगा। तुम्हें आना हो तो आओ, वरना ऐसी तैसी कराओ। यह बात तरुणों को अच्छी लगी? बात अच्छी नहीं है ना?
सफल कमल होने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, सारे हथकंडे सीखूंगा, गुरुओं की कमी नहीं। एक गुरु को मैंने पिछले साल पा लिया है, वे मेरे शहर में एक समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। बहुत भाव विभोर होकर बोले, आह, जबलपुर पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं उसे मस्तक से लगाता हूँ। उन्होंने जेब से धूल की एक पुड़िया निकाली और कपाल पर लगा ली। साहब, पूरा हाल मुग्ध हो गया, मत पूछो। उन्होंने घंटे भर भाषण खींच लिया, समा बांध दिया, क्योंकि ये एक्टिंग जो करने आती थी उनको। मैं उनके पीछे लग गया। सागर में एक समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने फिर कहा, आहा, सागर, यह मेरी पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक से लगाता हूँ। उन्होंने फिर जेब से पुड़िया निकाली और कपाल पर धूल लगा ली। सागर वाले भी मुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। फिर वे बरेली पहुँचे। वहाँ वे बोले, आहा, बरेली, यह पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक पर लगाता हूँ। पुड़िया निकाल कर फिर उन्होंने धूल लगा ली। वे घर से धूल की पुड़िया जेब में डालकर चलते हैं। यह गुड़ अच्छा है, मगर यह गुरु के नगर में फेल हो जाता है। शिव कुमार बताता है कि मैं उन्हीं गुरु के शहर गया हुआ था, समारोह की अध्यक्षता वही कर रहे थे। मैं भावुकता से कहा, आहा, यह नगरी पुण्य भूमि है, इसकी मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है। लोग हंसने लगे। मैं पुड़िया निकालकर कपाल पर धूल लगा ही नहीं सका। तरकीबें कई हैं, एक तरकीब हर मौके पर काम नहीं आती। तरकीबें मुझे भी बहुत आती हैं, पर मेरे मित्र फिर कहते हैं, अपने हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए, आखिर यह क्या हो गया। वे ही सोचकर जवाब देते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी का रुतबा बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है। इस देश के बुद्धिजीवी सब शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। तो ये था हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध, और इसमें बहुत सारी चीजें देखने के बाद, पढ़ने के बाद बुद्धिजीवियों पर भी व्यंग है कि उनके खोखले। दरअसल बुद्धिजीवियों के माध्यम से, और कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी जो छद्म रूप में शासन प्रशासन का ही पक्ष लेता है, उन्हीं का गुणगान करता है, उन्हीं की बातें करता है और नाम कमाता है और प्रसिद्धि पाता है। तो मुझे महादेवी वर्मा का एक संस्मरण का एक अंश याद आता है, जो प्रेमचंद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि डरो मत, जो साहित्यकार अपने युग को अभय नहीं देता, वह किसी भी अन्याय से जूझने की शक्ति नहीं देता, और जो ऐसी अमोघ शक्ति नहीं देता, वह युग जीवन का संगी नहीं हो सकता, उसके युगांतर तक मानव संगी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये व्यंग जो है हरिशंकर परसाई जी का कुछ इसी प्रकार का है कि साहित्यकारों को भी समाज के हित में बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती, जैसा कि देखने में मिलता है। आजादी के बाद से अभी तक लगभग कुछ स्तरों पर चीजें वैसी की वैसी ही, देश को जो विकास, जो गति मिलना चाहिए था, अभी शेष है। ये निबंध जब लिखा गया था, मैंने कहा शुरू में कि तब भी ऐसी स्थिति थी, और आज 2026 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में लगाया गया।